गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने आपको लीव किया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। हमने देखा कि गांधी जी ने बताया कि हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो क्यों बेहतर है और कौन ऐसी चीज़ें हैं जो इसको ग्रेट बनाती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय सत्ता एक ऐसी सत्ता है जिसको पाने के लिए विदेश के लोग भी इंडिया आते हैं। और क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं आपको मैंने बताया था कि हिंदुत्व में और हमारे साथ साथ में जो योगा, मेडिटेशन, साथ में तपस्या करना, ये सारी चीजें में ही आपकी असली खुशी छिपी हुई है और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम उसे आगे बताना चाहते हैं और देखिए लाइन बाय लाइन। चलिए, दे फर्दर रीजन, उन्होंने आगे कारण बताया, तर्क दिया। जैसे फर्दर रीजन का मतलब फर्दर मैंने आगे होता है, रीजन मैंने तर्क दिया। किसने? पूर्वजों ने हमें आगे का तर्क दिया कि लार्ज सिटीज वर स्नेर, स्नेर का मतलब होता है जाल। यानी कि अगर गांधी जी कहना चाहते कि हमारे जो पूर्वज थे वो पहले ही बता चुके थे कि भैया देखो गांव और शहर में कुछ अंतर है। जो लोग शुरू से ही, बहुत सारे लोग होते हैं कि हम शहर में जाकर रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे ये आज भी सही है और उस जमाने में भी सही था। तो क्या चीज सही है? उनका कहना था, उन्होंने आगे कारण बताया, रीजन बताया कि लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहर, स्नेर थे, जाल थे, और यूजलेस इनकम्बरेंस, बेकार का बोझ। शहर बोझी होता है। कैसे? क्योंकि शहर के सारे खाना पीना सब्जी हर चीज कहाँ से आता है? गांव से आता है। और गांव पे वो बोझ रहता है। यानी कि अगर गांव वाले वहां से सब्जी वगैरह हर चीज भेजना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? उसका हालत खराब हो जाएगा। यानी कि गांव पे ये बोझ बने हुए हैं। कौन? हमारे शहर। इसीलिए गांधी जी जानते थे कि शहर जो है ना वो गांव पे बोझ है। क्या है? गांव पे बोझ है। इतना बड़ा बोझ है दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, लोग नहीं खुश रह सकते। यानी अगर लोग शहर में जाके बसना शुरू कर दें तो वहां पे वो खुश नहीं रहेंगे। क्यों? जो खुद ही किसी के ऊपर बोझ है आप उसके पास जाकर रह रहे हैं, कितना खुश करेगा आपको? यानी उनका कहने का मतलब है कि गांव के जो लोग हैं अगर शहर चले जाए तो खुश नहीं रहेंगे। क्यों नहीं खुश रहेंगे? दैट दे वुड बी गैंग ऑफ थीव्स, वहां पर चोरों के झुंड रहते हैं। कहां पे? आपके, है ना, आपके शहर में चोरों के झुंड रहते हैं, झुंड। आपने कभी दिल्ली में वगैरह में आप उतरिएगा स्टेशन से बाहर, तुरंत मिले सब खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। और जैसे ही आप घुसेंगे 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। आप सोचें चलो 30 रुपए में खाना खा लेते, मेरे पास 50 रुपए दे देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं भैया, भूख लगी खाना। जैसे ही आप जाएंगे खाना खाने के लिए, आप निश्चित ही खाना खाएंगे, आप एक सब्जी मांगे या कुछ और मांगे, थोड़ा सा दाल देना पाए, वो जैसी दाल देगा आपको, आपको 50 रुपया का वो बिल चढ़ा देगा। और जब आप काउंटर पे जाएंगे फिर आपका तो दिमाग का ठिकाना लग जाएगा। ये लूटने का तरीका होता है। ये आपका गांव में नहीं होगा, आप ये जान लीजिए। आप गांव में देखिए खाना खा के करके, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से जो है वो देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। लेकिन वहां पर लोग बहुत एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं। ये बात गांधी जी को भी पता था कि वहां के लोग लूटने में माहिर होते हैं। तो आपको खड़े खड़े चोर मिल जाएंगे वहां पे, दिखना नहीं पड़ेगा चोर कौन है, कुल के कुल वहां पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है ना? एक ऑटो वाला भी आपसे बोले 600 रुपया, आप उधर जाएगी तो 600 उधर बात, वो बोलेगा कि मैंने इसको भेजा 600, तो बोले, तो उसको देख लेगा, बोलेगा 700। आप क्या सोचेंगे कि चलो तो 600 बढ़िया था, आप अगर गलती से उसके पास लौट गए तो वो 100 रुपया इसको दे देगा। ये दुनिया चल रहा है, इतना शहर के लोग ऐसे। ठीक है? खास करके जो ऑटो वाले। चलिए, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। आगे चलते हैं। तो वहां पर क्या चीज भरे हुए हैं? गैंग्स है, रोबर्स का, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। ठीक है? वाइस फ्लोरिशिंग, बुराई पनपता है बड़े बड़े शहरों में। कहां पे? इन दे बड़े बड़े शहरों में। और इतना बुराई पनप गया है वहां पे दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, अमीर आदमियों के द्वारा गरीबों को लूट लिया जाता है, उनसे काम करवा लिया जाता है, उनका वेतन नहीं दिया जाता है। बहुत प्रकार के ऐसा होता है। जो दिल्ली में रहते हैं उनसे पूछिए। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, इसीलिए जो लोग वहां जाते थे, जो लोग थे वो गांव में ही सेटिस्फाइड थे। गांव में इतनी ज्यादा नहीं है। गांव में आप देखते हैं कि आज भी लोग जाते हैं तो 10 लोग उसको देखते हैं, उसके बारे में बुराई भलाई कहते हैं, यानी लोग उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन शहर में तुम एक ही बिल्डिंग में रहते हो और बगल में 50 लोग रहते हैं, आपको कोई नहीं जानते।
लोग वहां से ज्यादा, गांव से ज्यादा शहर में, लेकिन आपको जानेंगे नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप जो लोग हैं वो सब अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन गांव में आज भी लोग आप पे ध्यान देंगे, आपके बारे में पूछेंगे। कोई अच्छे भी लोग हैं, भैया खाए हो, चलो रे खा लो यार, है ना। अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आज बदल रहा है मौसम, बात अलग है। तो हमने इसमें क्या देखा कि गांव में रहने से मना कर रहे हैं, गांधी जी करेंगे, सॉरी शहर में रहने से मना कर रहे हैं, गांव में रहिए। गांव शहर के लोग ऐसे हैं, वहां पर गैंग है रोबरों का जो आपको लूट लेंगे, गैंग है प्रोस्टिट्यूशन का, लड़कियों का वेश्यावृत्ति होती है, तो वहां से बच के रहिए। ये सब बोला गया। आगे देखते हैं। उन्होंने देखा, दे सॉ, उन्होंने क्या देखा, दैट किंग एंड देयर स्वार्ड्स आर इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब था घटिया, है ना। उन्होंने देखा यानी है पूर्वजों ने देखा, क्या देखा, द किंग एंड देयर स्वार्ड्स, राजा और उसके तलवार घटिया थे। किसके तलवार के आगे? टू द स्वार्ड्स ऑफ इथिक्स। क्लियर। हमारे पूर्वज यही कहते थे कि जो राजा का तलवार है वो घटिया है नियम कानून के तलवार के आगे। क्योंकि नियम कानून से दुनिया तुम चला सकते हो, लेकिन अगर तलवार से तुमने, राजा का काम क्या होता था पहले, तलवार लेना, काट देना और उसके जमीन को हथिया लेना। ये करने में वो माहिर थे, और पूरा पूरा इतिहास, लड़ाई, युद्ध, बैटल, हल्दी घाटी, यही से भरा हुआ, मार काट से भरा हुआ, और कुछ नहीं आपको मिलने वाला है इतिहास में जाएंगे तो लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि देखो, लड़ा एक को आपने मार दिया, तो वो एक मारने से उसका जो परिवार है गुस्सा होगा, फिर आपके ऊपर अटैक करेगा। तो यानी कि ये जो सर्कल चल जाएगा, तुम उसको मारो वो तुमको मारेगा, वो तुमको मारेगा, तुम उसको मारो तुम उसके परिवार को मारो। इस प्रकार से जो चीज नियम कानून से हो सकता है वो मार धाड़ से कभी नहीं हो सकता। तो वो जानते थे हमारे पूर्वज, क्या जानते थे, कि जो राजा का तलवार है वो घटिया है। किसके तलवार के आगे? नियम कानून के आगे। यानी नियम कानून से हर चीज चलता है, नियम कानून में हर किसी के लिए बराबर होता है नियम कानून, लेकिन जो तलवार हो तो बराबर नहीं होता। वो तो निर्दोषों को भी काट देगा और जो गुनाह किया उसको भी काट देगा। ठीक है। एंड दे देयरफॉर मैंने इसलिए हेल्ड द सोवर्जिन ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर। इसीलिए जो पृथ्वी पे उन्होंने शासन किया, जो राजा थे शासन किया, जो भी रहे, जैसे कि हमारे महात्मा बुद्ध जो अपने पूरा छोड़ दिए, पूरा क्या बोलते हैं, अहिंसा का मार्ग छोड़ करके, है ना, सॉरी हिंसा का मार्ग छोड़ करके अहिंसा को अपना लिए। तो उन्होंने अहिंसा को अपना लिया, और जो पृथ्वी पे उन्होंने शासन किया वो किस प्रकार से किया, किन की बात को मान करके? फकीर और ऋषि की बात को मान करके, उनकी बात को माने, वही उनके लिए सुपीरियर था, और बाकी सारा चीज क्या था? इंफीरियर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब गांधी जी कहते हैं कि ए नेशन, एक राष्ट्र, विथ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, माने जो भारत हमारा देश है जिसमें इतना बढ़िया जो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जो आज दुनिया का सबसे बेहतर संविधान इंडिया का है। और जब इंडिया इतना बढ़िया संविधान बना लिया कि दूसरे देश भी इसको देख करके सीख रहे हैं। अब वो देश जो इतना बढ़िया संविधान बना सकता है वो दूसरे से क्या सीखे? वो तो दूसरों को सिखा रहा है, और दूसरे लोग उससे संविधान देख देख के बना रहे हैं। उसको किसी से सीखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। इतना बढ़िया देश में हम लोग रह रहे हैं विथ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस। वो क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन का फिटेड टू टीच अदर, दूसरों को पढ़ाने के लिए बहुत बेहतर है। किसकी तुलना में? देन लर्न फ्रॉम अदर्स। हम दूसरों को क्यों सिखाएंगे? भारत दूसरों को क्यों सिखाएगा? मतलब कि दूसरों को क्यों मतलब कि दूसरों से क्यों सीखेगा? वो तो दूसरों को सिखाने के लिए फिटर है। फिटर माने क्या होता? बेहतर, एकदम फिट है। उनका कहना है कि दिस नेशन हैड कोर्ट्स, भारत में कोर्ट भी थे, लायर भी थे, वकील डॉक्टर भी थे, लेकिन सबके सब क्या थे? ऑल विद इन बाउंड्स, एक नियम के निश्चित, कोई चोरी चमारी नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, एकदम नियम का पालन करने वाले लोग थे। एवरीबडी न्यू, सभी लोग जानते थे, क्या जानते थे? दैट दीज प्रोफेशन वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। यानी कि उस समय भी गांधी जी के राज्य में सभी लोग को ये पता था कि ये जो हमारा पेशा है डॉक्टरों का, वकीलों का, आज तो लोग घमंड में आ जाते हैं कि हम तो डॉक्टर हैं, हम तो वकील हैं, हम तो ये हैं। लेकिन उस समय सच्चा के मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, और उनको ये पता था कि वो ये जानते थे कि ये जो पर्टिकुलर खास करके ये प्रोफेशन है, पेशा है डॉक्टर वकील, ये कोई खास ज्यादा चीज नहीं है। एक्चुअली वो समझते क्या था कि हम लोगों के लिए ही बने हैं। और आज लोग कहते हैं हाँ हम लोगों के लिए बने हैं, और आज क्या लोग हमारे लिए बने, लाओ हम लूटेंगे। आज ये हो रहा है। मोर ओवर, उससे भी बढ़ करके
दीज वेद वकील डिड नॉट रॉब द पीपल, वो लोगों को लूटते नहीं थे, बिल्कुल, है ना। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, उनको ये समझा जाता था कि ये लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं, मतलब लोग इनके पास आते हैं तो इनका जीविका चलता है, अगर लोग नहीं आते हैं तो ये भूखे मर जाते हैं, ऐसा ऐसा समझा जाता था, ठीक है। नॉट देयर मास्टर, ये उनके मालिक नहीं थे, आज तो लोग अपने आप को मालिक समझते हैं, खास करके डॉक्टर वगैरह, ठीक है। उस समय की बात किया जाता है तो जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, मतलब मिला जुला के अगर कोर्ट कचहरी के हम देखें उनका जो आंकड़ा, तो पता चलता है कि 90% लोगों को न्याय मिल जाता था, 10% में बेमानी होती थी, यानी मिला जुला के उस समय काफी अच्छा एवरेज था, ठीक है। और लेकिन उस एवरेज में क्या था कि पहला तो नियम ये था, ऑर्डिनरी रूल क्या था, साधारण नियम ये था, वाज टू अवॉइड द कोर्ट, कोर्ट से बची, है ना। आप अगर कोई मामला होता है तो आप अपने गांव के सरपंच के साथ निपटारा कर लीजिए, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, ये पहला नियम था, आज तो हर चीज में केस हो जाता है। देर वेयर नो टोट्स, टोट्स का मतलब होता है दलाल, है ना, बिचौलिया, दलाल, हम आपको याद देते हैं, मीनिंग बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। टोट्स कभी किसी का नहीं हो सकता दोस्त, टोस्ट कभी किसी का नहीं हो सकता दोस्त, ये अगर कोई व्यक्ति दलाल है तो किसी अपने दोस्त से भी पैसा ले लेगा, और जिसको बेच रहा है उससे भी ले लेगा, दोस्त बोलेगा कि नहीं लेंगे, लेकिन वो ले लेगा, क्योंकि टोस्ट टोस्ट कभी नहीं होता दोस्त, है ना। और वो क्या करता था, दलाल लोग थे कहाँ पे, बड़े बड़े शहरों में थे, क्या करने के लिए, तो लूर द पीपल, ल्यूर का मतलब होता है लियो लियो लियो, मतलब कहने का मतलब आप कुत्ते को जब ललचाते हैं तो लियो लियो बोलते हैं, मतलब आप उसे ललचा रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े शहरों में लोगों को कोर्ट में ले जाने के लिए कि चलो भाई हमको कुछ पैसा मिलेगा, ये बोलता नहीं था, बल्कि वो दलाली करता था लोगों को ललचाने के लिए, और लेके कहाँ चल जाता था, इनटू देम, यानी कोर्ट कचहरी में, ताकि उनको दो पैसा बचता था और वकील को भी देता था, तो ये बुराई थी उस समय भी, लेकिन कहाँ पे थी, दिस इविल वाज टू नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड द कैपिटल, कैपिटल के चारों था, मतलब मान ली पटना हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कोलकाता हो गया, है ना, जहां जहां कल जहां जहां मुंबई हो गया, है ना, चेन्नई हो गया, बड़े बड़े कैपिटल जो होते हैं राज्य के, लखनऊ हो गया उत्तर प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की जो राजधानी हुआ, तो इन सारी राजधानियों में थे, सभी जगह नहीं थे। आगे देखते हैं, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, उस समय भी साधारण लोग ना बिल्कुल आजादी से रहते थे, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और क्या करते थे देश में, अपना एग्रीकल्चर पेशे का पालन करते थे, कृषि करते थे, और बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे, और हम कह सकते हैं कि दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, सच में जो घर का क्या रूल होता है, ट्रू होम रूल, मैंने घर के ही शासन, मतलब कोई मुझसे बाहर शासन नहीं करेगा, बल्कि मैं खुद ही आराम से रहूंगा, अपना जीवन चलाऊंगा, और किसी से कोई लेना देना नहीं, तो ये स्थिति थी उनकी, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया है, जैसा कि मेरे द्वारा, जैसा कि मैंने वर्णन किया, गांधी जी बोल रहे हैं, ठीक वैसा ही डिस्क्राइब किया गया, हैज बीन सो डिस्क्राइब बाय वोटरीज। अब वोटरीज का मतलब क्या था, देखो वोट का मतलब होता है ना, किसी को वोट देना, आप वोट दोगे किसी को भी तो आप उस, है ना, क्या कहलाओगे, वोटरीज, VOTRIS, वोटरीज कहलाओगे, यानी तुम उसके क्या हो, भक्त हो, वोटरीज मैंने क्या हो गया, भक्त, अगर आप मोदी को वोट देते हो तो मोदी का क्या हो गया, आप भक्त, तो पहले दो वोट, अब बन जाओ वोटरीज, ठीक है, वोट देने से वोटरीज बन गए, तुम उसके भक्त बने तभी तो देंगे, तो वही तो बोल रहा है कि कह रहा है कि जैसा कि भक्तों के द्वारा, यानी भारत के भक्त, मैंने डिस्क्राइब किया भारत की ऐसा है, उसके भक्त जो भारत को भी अच्छा डिस्क्राइब करेगा, और ऐसा ही डिस्क्राइब किया है। अब गांधी जी कहते ठीक भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन कहते हैं कि नो पार्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी छोर हो, कोई भी कोना, अंडर नो सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन, इंडियन हो, है ना, वेस्टर्न हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, ऑल मैन हैव अटेंडेड परफेक्शन, कोई भी आदमी, है ना, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल मैन हैव अटेंडेड परफेक्शन,
कह रहा है कि कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन है जहां पे सारे लोगों ने परफेक्शन प्राप्त कर लिया हो। सब में कुछ ना कुछ कमी होती है ना, सब में कुछ ना कमी। कोई भी ऐसा दुनिया का हिस्सा नहीं, कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन है जहां पे सारे लोग परफेक्ट हो चुके हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का मतलब होता है उनका मनोदशा, उनकी मन जो होता है। प्रवृत्ति मैंने बताया था कल, बच्चे वाली चॉकलेट वाली बात बताई थी कि बच्चे को प्रवृत्ति होता है कि चॉकलेट की तरफ दौड़ा चला जाएगा, है ना। आप मुकेश अंबानी के पोते को देख लीजिए, नाती को देख लीजिए, है ना, जो 1 साल का है, अगर उसे हम चॉकलेट देंगे, अच्छा उसको लगता है, ले लेगा आराम से। उसको नहीं पता कि हमारे दादा इतने बड़े हैं कि चॉकलेट को पूरा दुनिया में बंटवा देंगे, उसको नहीं पता। उसको अपना पता है और वो उतना जानता है। यानी कि हम किसी भी, है ना, तो ये बच्चे की टेंडेंसी तो है, बच्चों की टेंडेंसी है तो चॉकलेट लेना, उसकी टेंडेंसी है। वो नहीं जानता कि हमारे पापा चॉकलेट की फैक्ट्री की हुए। वो इतना नहीं पता कि दिल्ली में हम यहाँ रहते हैं वहाँ चॉकलेट की फैक्ट्री आता है तो खाते हैं, उसको कुछ नहीं पता। उसको लगता है मिल गया वो ले लेगा। तो वही बच्चे की टेंडेंसी होती है। बच्चे की टेंडेंसी खेलना होता है, बच्चे की टेंडेंसी थोड़ा लड़ना भी होता है, बच्चे की शरारत भी करना, ये सब बच्चे की टेंडेंसी। उसी प्रकार भारतीय सत्ता की भी टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? टू एलिवेट द मोरल बीइंग, है ना, नैतिकता को उठाना। नैतिकता को उठाना भारत की सभ्यता की टेंडेंसी, यानी कि भारतीय सत्ता में जो रहेगा आदमी, उसकी मोरलता खुद ब खुद उड़ जाएगी और एक नैतिकवान आदमी बन जाएगा। और दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरालिटी। और वही ठीक अगर हम बात करते हैं कि जो टेंडेंसी होता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, प्रोपोगेट का मतलब होता है ना, प्रमोट करना। प्रमोट करना क्या? प्रमोट कर इमोरालिटी, वो अनैतिकता को बढ़ावा देती है, ठीक है, अनैतिकता को बढ़ा देती है। लेटर इज गॉडलेस एंड फॉर्मर इज बेस्ड ऑन गॉड। कहता है लेटर का मतलब क्या हुआ? हमने सबसे पहले किसकी बात की थी? हमने यहाँ पर बात किया इंडियन सिविलाइजेशन का। तो इंडियन सिविलाइजेशन कौन हुआ है? फॉर्मर हुआ, पहले वाला फॉर्मर। और बाद में किसकी बड़ाई किया था हमने, है ना, किसकी बड़ाई किया? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो ये क्या हुआ? लेटर। वही कहा जा रहा है कि लेटर इज गॉडलेस, मतलब कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस, उसमें भगवान नाम का चीज नहीं है। और फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। और जो पहले वाला है वो भगवान में विश्वास के ऊपर ही बनाया गया है, बिलीफ इन गॉड। सो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा समझते हुए, सो बिलीविंग, ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहूव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया। बिहूव्स का मतलब तो शोभा देना। भारत के जितने भी लवर हैं उसको शोभा देता है। क्या देता है? शोभा देता है। क्या करने के लिए? टू क्लिंग टू इंडियन सिविलाइजेशन, चिपक जाने के लिए, कि भारतीय सत्ता में चिपक जाओ। उनको शोभा देता है क्योंकि भारतीय सत्ता है ही इतना बढ़िया। इवन कैसे चिपके हुआ है ना, इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू मदर्स ब्रेस्ट, जैसे कि माँ जो होती है, एक बच्चा होता है और वो अपनी माँ के छाती से चिपक जाता है। खास करके जब जब आपने देखा होगा कि कहीं पे बादल गरजता है, तो वो जैसी कड़कड़ाहट सुनेगा और माँ के पास दौड़ करके वो जाकर के चिपक जाएगा। कौन? बच्चा। ठीक उसी प्रकार से जो भारत के चाहने वाले लोग हैं उसको शोभा देता है कि भारत की वो सत्ता में चिपक जाए। गांधी जी कहते भैया हम बहुत बड़ाई कर दिए भारतीय सत्ता का। इसका मतलब क्या? हम पश्चिमी सत्ता से नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं। अब उनको ये याद आ गया भैया कि बहुत बुराई कर दिए हैं लगता है, लेकिन एक्चुअली में हम बुराई नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि भारत की सत्ता क्या है और पश्चिमी सत्ता क्या है। यहाँ तक कि पश्चिमी सत्ता में कुछ अच्छाई है बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। आई एम नो हेटर ऑफ बेस्ट, मुझे बिल्कुल नफरत नहीं है पश्चिमी सत्ता से। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट, मैं तो धन्यवाद देता हूँ पश्चिमी सत्ता का। किस लिए? फॉर मेनी अ थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न के लिटरेचर से, साहित्य से मैंने जो चीजें सीखी हैं उसके लिए तो मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। और लेकिन और भी मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन के, मुझे पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। क्या? दैट इफ इंडिया वांट टू राइज, अगर भारत चाहता है कि वो ऊपर की ओर जाए, राइज करे, कहां पर? टू इट्स फुलेस्ट हाइट, सबसे ऊंचे हाइट पे, तो क्या करना चाहिए? आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, मुझे बिल्कुल अपने देशवासियों को फ्रैंकली बोलना चाहिए, साफ रूप से। क्या? दैट आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैंने मॉडर्न सिविलाइजेशन के बहुत सालों का मुझे अनुभव है, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका भी गए थे, इंग्लैंड भी गए थे,
वहां पर भारतीय को लेकर उठा के नहीं गए थे, बल्कि खुद गए थे और उन लोगों के साथ रहे थे और उनका अनुभव हो गया था और समझ चुके थे कि अफ्रीका, इंग्लैंड, जहां भी विदेश में विदेशी लोग रहते हैं वहां पर उस समय बिता के समझ चुके थे कि अगर भारत को उठना है तो इन विदेशियों की बात को नहीं माननी है, इनका प्रचलन नहीं अपनाना है, हमें खुद का अपना भारतीय सत्ता पर विश्वास रखना। ये बात पहले ही जान चुके थे गांधी जी। तो ये करा, उनको वर्षों का एक्सपीरियंस था मॉडर्न सिविलाइजेशन का। आई हैव लर्नड वन लेसन, बोल रहे हैं कि भैया मैंने एक लेसन तो जरूर सीखा, क्या? फ्रॉम इट, मॉडर्न सिविलाइजेशन से, दैट, वो सीखा है कि दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट। शन मैंने बचना, ये गलत चीज है मॉडर्न सिविलाइजेशन से, हमें बचने के लिए हर एक प्रयास करना ही चाहिए, तभी हम ऊपर उठेंगे। क्योंकि अगर हम गलत में चले जाएंगे तो फिर वो तो नीचे माइनस में चले गए, तो माइनस में चले जाने के बाद प्लस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कम से कम जीरो में रहेंगे तो ना प्लस में जाएंगे। तो वही कह रहे हैं गांधी जी, इनसे बचिए, नहीं बचेंगे तो आप अपने आप को खो देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। भैया मॉडर्न सिविलाइजेशन है तो क्या है, आप कैसे पहचानेंगे? गांधी जी कह रहे हैं कि भैया पहचाने, कैसे पहचानेंगे? तो कह रहे हैं कि इट इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की पूजा है, मटेरियल की पूजा, मटेरियल में भोग विलासता की पूजा। जो लोग भोग विलासता को प्राथमिकता देते हैं, समझ जाइए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का पालन करते हैं। इट इज वर्शिप ऑफ ब्रूटिनस, ये हमारे अंदर ब्रूट की पुजारी, मतलब कहने का मतलब ब्रूट मैंने निर्दयता। अगर जो आदमी पालन करता है मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, मॉडर्न सिविलाइजेशन के, तो समझ जाइए कि उसके अंदर, इसके अंदर, उस आदमी के अंदर क्रूरता है। क्या है? क्रूरता है। क्रूरता का मतलब होता है जो व्यक्ति अब भोग विलासता में रहता, कोई काम नहीं करता, नौकरी से कमा के देते हैं, करता है, तो क्या उस व्यक्ति को वो अनुभव होगा जो दूसरे लोग दुख में जीते हैं? बिल्कुल है, उसने तो हमेशा जिंदगी में सुख से रहा, और जो सुख से रहा उसको दुख का, दूसरे का दुख देख करके अनुभव होगा? बिल्कुल नहीं। वो कैसे व्यवहार करेगा? निर्दयी रूप में। वो जो मैं अगर जो बोल देगा, जो मैं जो कर देगा, क्योंकि उसको किसी चीज का एहसास नहीं है, क्योंकि उसको सब चीज फ्री में मिलता है, उसको लगता है सबको फ्री में मिलता है। क्योंकि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, उसको लगता है सब चीज तो बराबर है, लेकिन सामने वाले के दुख को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो दुख में नहीं जिया। दुख को समझने के लिए दुखी होना जरूरी है, और उसको तो दुख हुआ नहीं, इसी कारण क्या बन जाता है? क्रूर। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा बर्ताव करता है वो। इसीलिए कहता है कि जो भोग विलासता में रहते हैं वो, उसके अंदर किस चीज की पूजा होती है? ब्रूट की। और यही चीज क्या है? इट इज अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। ये अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, इसका मतलब क्या है? ये प्योर और शुद्ध मटेरियलिज्म है, यानी कि भोग विलासता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, कहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन तो कुछ नहीं, इफ इट डज नॉट थिंक, अगर ये नहीं सोचता एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। हालांकि क्या था, मॉडर्न सिविलाइजेशन हमेशा सोचता है कि मैं एक कदम आगे चला जाऊं, किस चीज में? भोग विलासता में। क्योंकि भोग विलासता में रहने वाला व्यक्ति हमेशा इस चीज के लिए परेशान रहता है कि अगली बार और, मतलब कि हमारे लिए अच्छा, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं होती है, न पैसे से, न धन से, न शारीरिक सुख से, किसी भी प्रकार की चीजों से संतुष्टि नहीं होती है। और इसी कारण से वो ज्यादा पाने के चक्कर में, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का पालन करते हैं, वो क्रूर हो जाते हैं और हर चीज को भूल जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप अपने परिवार में देखेंगे, जिनके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा कम समय में, वो आपसे अलग हो जाएंगे, वो आपके पास आएंगे ही नहीं, और सोचेंगे सभी मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊं। वो परिवार के प्रति नहीं रहेंगे, उनका पूरा ध्यान हो जाएगा आगे बढ़ने में। आप इस बात को नोटिस करेंगे, ठीक है? वही होता है, वो हमेशा एक कदम आगे जाने की कोशिश करते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं। बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कर रहा है इट इज परहैप्स अननेसेसरी। गांधी जी कहते हैं भैया मैंने तो लगता तुलना कर दिया भारतीय सत्ता को मॉडर्न सिविलाइजेशन पे, लेकिन क्या ये जरूरी है? जरूरी है या नहीं है? तो उनका ये कहना है कि शायद ये अननेसेसरी नहीं होगा और यूजलेस भी नहीं होगा। क्या करना? टू वे द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन, दो सिविलाइजेशन के गुणों की तुलना करना, तभी तो पता चले कि कौन अच्छा है। इट इज लाइकली, ऐसा संभव है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्ट का सिविलाइजेशन है, इवॉल्व, विकसित हुआ है, एक ऐसा सिविलाइजेशन जो किसको सूट करता है? द क्लाइमेट, उसी के क्लाइमेट के और उसके परिवेश को सूट करता है। यानी उनका कहने का मतलब कि भैया जो सिविलाइजेशन बेस्ट का है वो बेस्ट को सूट करता है ना? सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से वी हैव सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, वो हमारे कंडीशन के ठीक है, वो भी सही है ना? बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं, इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव, अपने अपने जगह पे, रिस्पेक्टिव मैंने खुद का, और स्पेस में स्फेयर मैंने जगह, अपने अपने जगह पे बेशक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को इसको
शेयर कीजिए लिंक को, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।